हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूं और उस तीनों वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जा करके इस चैप्टर के लेसन 1 से, मतलब लेसन 1 नहीं तो कम से कम 6 नंबर लेसन यानी यही वाला लेसन का पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा देखें, उसके बाद यह वीडियो देखें, तब आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई। और अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। यानी वह पदार्थ जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, वह कारण जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वह ऐसा पदार्थ जिसके कारण अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे अनुवांशिक पदार्थ। तो देखिए, शुरुआती समय में आपने पढ़ा होगा, लेसन 5 में मैंने बताया है और कि सबसे पहले जो मेंडल थे वही वंशागति का नियम दिए था। मिसर ने जो न्यूक्लिक अम्ल बताया था उसके आधार पर यह तो पता लग गया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन यह पता नहीं था कि आखिर उसका आणविक आधार क्या है, उसके अंदर आखिर क्या पाया जाता है। बाद में जब मेंडल का प्रयोग था और वाल्टर सटन उसके बाद मॉर्गन थे, इन साइंटिस्टों ने ये तो पता लगा लिया था कि कोशिका के अंदर, ये मान लीजिए कोशिका है तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और इस केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसी गुणसूत्र के कारण अनुवांशिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि इस गुणसूत्र में, जो वास्तव में ये गुणसूत्र है, ऐसे होते हैं ना गुणसूत्र, कि वास्तव में ये जो गुणसूत्र है इसमें कौन सा पदार्थ है जिसके कारण अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे। देखिए, अनेक साइंटिस्टों ने अपना प्रयोग किया, लेकिन उसमें जो सबसे पहले ये मान्यता है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1928 ईस्वी में अपना एक प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? तो इसने प्रयोग किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक सूक्ष्म जीव पे अपना प्रयोग किया। और वास्तव में ये क्या करता है, तो इसके कारण न्यूमोनिया नामक बीमारी होती है। क्या होती है? न्यूमोनिया। इस जीवाणु कारण न्यूमोनिया नामक बीमारी होती है। इसी पर उन्होंने प्रयोग किया। कब? 1928 ईस्वी में। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का संवर्धन किया। ठीक है, क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का संवर्धन किस पे किया? संवर्धन प्लेट पे किया। संवर्धन प्लेट पे किया, यानी इसको विकसित किया संवर्धन प्लेट पे। तो क्या हुआ, संवर्धन प्लेट पे जब किया तो इसके 2 प्रभेद बने। एक बना आर प्रभेद, यानी इस जीवाणु का ही एक आर प्रभेद था और दूसरा था एस प्रभेद। ठीक है, एक आर प्रभेद था और दूसरा एस प्रभेद था। मतलब जो जीवाणु थे वही 2 टाइप के हो गए, एक आर प्रभेद वाले जीवाणु और एक एस प्रभेद वाले जीवाणु। आर का मतलब है रफ, ठीक है, यानी खुरदुरा, जबकि ये एस का मतलब है स्मूथ। ठीक है, स्मूथ। तो क्या थे, जो एस प्रभेद वाले थे वो स्मूथ थे और आर प्रभेद वाले रफ थे, यानी खुरदुरे थे। आर प्रभेद जो था वो जहरीला नहीं था, यानी इससे किसी को संक्रमित कराया जाता था तो उसकी मृत्यु नहीं होती थी। जबकि एस प्रभेद वाला जो जीवाणु था वो क्या करता था, इन्फेक्शन फैलाता था, यानी इससे किसी को संक्रमित कराएं तो उसकी मृत्यु हो जाते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और चूहे पे प्रयोग करा। किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से चूहे को क्या किया, संक्रमित कराया। वो कैसे कराया, किस तरह से कराया और क्या रिजल्ट मिला, उसको चलिए मैं बताता हूँ इस फिगर के माध्यम। तो चलिए अब देखते हैं ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, कि ग्रिफिथ ने कैसे प्रयोग किया था। तो आपको पता है ग्रिफिथ ने किस पे प्रयोग किया था, तो चूहा पे किया था। किस पे किया था? तो उन्होंने किया था चूहा पे। और उसके लिए किसका यूज किया था, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणुओं का। और आपको पता है इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, यानी 2 प्रभेद होते हैं, एक आर होता है और एक एस होता है। आर यानी रफ और एस मतलब स्मूथ। जो आर वाला होता है वो जहरीला नहीं होता है,
जबकि जो एस होता है वो एस यानी स्मूथ यानी चिकना जो होता है वो क्या होता है, वो जहरीला होता है। अब देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ये रफ स्ट्रेन है यानी आर प्रभेद है, तो उन्होंने आर प्रभेद को एक इंजेक्शन में डाला और इस इंजेक्शन के माध्यम से चूहे को इंजेक्ट कर दिया। यहाँ तो देखिए चूहा को डाला जा रहा है, तो क्या हुआ, चूहा बिल्कुल जीवित निकला, चूहा को कुछ नहीं हुआ। यही लिखा है यहाँ पे माउस लाइव्स, यानी माउस जो था, चूहा था, वो जीवित रह गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले आर प्रभेद को लिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एस प्रभेद को लिया और उस एस प्रभेद को फिर से इंजेक्शन में भर करके और एक चूहे को इंजेक्ट किया। चूहे को जब इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ, चूहा देखिए यहाँ पे मर गया, यानी चूहा की मृत्यु हो गई। तो ये दो कंडीशन तो हो गया था। उन्होंने क्या किया, अब जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के जो एस प्रभेद वाले थे, ठीक है, एस प्रभेद वाले थे, जिनके कारण चूहे की मृत्यु हो गई थी, इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है, और ताप बढ़ा दिया, गर्म हो गया, तो गर्म होने से इनकी मृत्यु हो गई। देखिए वही लिखा है यहाँ पे, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, यानी जो एस स्ट्रेन था, एस प्रभेद था, इसी को गर्म करके उसको किल कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद फिर उसको इंजेक्शन में भर करके चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया। अब जब इंजेक्ट उन्होंने किया तो देखा कि चूहा तो जीवित है, चूहा पे कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि जो कि वायरस, ये यहाँ पे सॉरी, जो बैक्टीरिया था, जो जीवाणु थे, वो तो मर चुके थे, इसलिए चूहा एक बार फिर से जीवित रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस जो ये मरा हुआ है, यानी जो एस प्रभेद है, जिसको जिन्होंने गर्म किया था, आप प्लस आर को, यानी एस, कौन सा एस, ये गर्म वाला, ठीक है, यानी अब से गर्म नहीं, इसे मृत कहें, लिखिए, ठीक है। तो मृत एस प्रभेद आप प्लस आर प्रभेद दोनों को मिला करके इंजेक्शन दिया। देखिए यहाँ पे नीचे जो है वो आर है और ऊपर जो है वो एस है, यानी मृत मृत एस और प्लस आर दोनों को मिला करके चूहे को इंजेक्ट किया गया, तो चूहा इस बार मर गया। तो वास्तव में चूहा ऐसे मरा ही क्यों था, क्यों मरा, इसके पीछे इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि वास्तव में क्या होता है, जब मृत एस प्रभेद वाले को जीवित आर प्रभेद के साथ मिलाया जाता है तो एस प्रभेद के डीएनए का रूपांतरण होता है, यानी जो एस से डीएनए है वो निकल करके आर में चला जाता है। इसलिए जो आर वाले होते हैं वो भी जहरीले होते हैं, और इसी कारक को उन्होंने रूपांतरण कहा। इसलिए हम लोग इस प्रयोग को ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो यही था ग्रिफिथ का प्रयोग। अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो रूपांतरण का सिद्धांत कहते हैं, यानी ये रूपांतरण है, ठीक है। दूसरा चीज, अब इसका नाम ही है, ग्रिफिथ ने किया था, और किस पे किया था, तो चूहा पे किया था। किस पे अपना प्रयोग किया था, तो चूहा पे। चूहा प्लस चूहा को संक्रमित किस पे किया था, तो ये एक जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु प्लस चूहे, इन दोनों को मिला करके अपना प्रयोग किया था। वास्तव में जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है वह कौन सा बीमारी कॉज करता है, तो ये क्या करता है, ये न्यूमोनिया, इसके कारण न्यूमोनिया होता है, ठीक है, न्यूमोनिया होता है। और इसको संवर्धन प्लेट पे जब संवर्धन कराया तो दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में दो तरह के प्रभेद प्राप्त हुए, एक आर और एक एस, ठीक है। इस इतना ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको ये प्रयोग तो ध्यान रहेगा ही, काफी आसान है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक और प्रयोग, यानी अगला प्रयोग जो हमें साबित करेगा कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ था। अब चलिए एक दूसरा प्रयोग देखते हैं जिसमें पता लगाने की कोशिश की गई थी कि आखिर कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, यानी कौन सा पदार्थ है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसके लिए 1952 ईस्वी में हर्षे नामक साइंटिस्ट थे, हर्षे व चेज ने, हर्षे और चेज दूसरे साइंटिस्ट थे और हर्षे दूसरे साइंटिस्ट थे। हर्षे और चेज ने एक प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया और जीवाणु भोजी को लेकर के
जीवाणु भोजी को लेकर के अपना प्रयोग किया। अब इसको समझने के लिए देखिए, ई कोलाई तो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, और दूसरा ये जो जीवाणु भोजी हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु भोजी एक तरह के वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं यानी जीवाणुओं को मार देते हैं। तो जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? जीवाणु भोजी उसे कहते हैं जो जीवाणु को मार देता है। अब एक जीवाणु भोजी की संरचना आप देख लीजिए। हालांकि मैंने अपने 11th में आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अवश्य ही पता होगा, नहीं देखा है तब भी ये समझ लीजिए, यहाँ पे बनाया ही गया है। देखिए ये एक जीवाणु भोजी की संरचना है। जीवाणु भोजी के ऊपर ये प्रोटीन का लेयर होता है, इसमें प्रोटीन होता है यहाँ पे बाहरी क्षेत्र पे, ठीक है, ये प्रोटीन होता है। जबकि जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है तो अंदर उसका डीएनए होता है, ये उसका नेक है, बॉडी है, और नीचे ये टेल होता है। इस टेल की सहायता से ही वे क्या करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करता है। यहाँ पे देखिए ये अच्छे से यहाँ पे संरचना बनाई गई है। तो इसमें जो देखिए बाहर है ये क्या है, प्रोटीन है, अंदर ये जो घेरा घेरा हुआ है रिबन की तरह लपेटा हुआ है वह डीएनए है इसका, या आरएनए होगा इसमें, मतलब जिस जीवाणु भोजी में डीएनए होता है तो डीएनए होगा यहाँ पे, नहीं तो ये आरएनए दिखाया गया है। उसके बाद ये इसका नेक है और नीचे ये इसका टेल है, जिसके सहायता से ये क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। अब समझिए इसको उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया को रेडियोधर्मी यानी रेडियो सक्रिय, जिसे विकिरण सक्रिय भी कह सकते हैं, 35S और 32P में संवर्धन किया इसका, किसका, ई कोलाई का। और उसके बाद ई कोलाई जो बैक्टीरिया था उसका प्लस ये ई कोलाई बैक्टीरिया प्लस जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया। तो इस संक्रमण कराने से दो तरह के हमें जीवाणु भोजी मिल गए। एक ऐसे जीवाणु भोजी ये जीवाणु भोजी मिले, उसमें दो गुण को नोटिस किया जा सकता था। सबसे पहला गुण ये था कि जीवाणु भोजी के यहाँ पे जो ऊपर होता है बाहरी हिस्सा है, यानी जो ऊपर है बॉडी है, वहां पे एक प्रोटीन की परत होती है। तो उस प्रोटीन की परत में S35 यानी 35S कहिए या फिर S35S देखने को मिला, यानी S का मतलब है यहाँ पे सल्फर। तो प्रोटीन की परत की जो बाहरी परत देखा गया, जो प्रोटीन होता है उस पे हमें क्या दिखाई दिया, 35S यानी सल्फर मिला, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है और इसमें फॉस्फेट नहीं होता है। दूसरा था जब उसके अंदर देखा गया, जीवाणु भोजी के अंदर, यहाँ पे देखिए अंदर जब देखा गया तो देखा गया कि जीवाणु के अंदर जहाँ पे आरएनए और डीएनए होता है उसमें ये P32 दिखने को मिला। जो रेडियोधर्मी P32 था वो देखने को मिला। क्यों? क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में फॉस्फेट होता है, इसलिए यहाँ पे हमें 32P देखने को मिला, जबकि S35 देखने को नहीं मिला क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। इस चीज को समझ लीजिए, प्रोटीन में S35 देखने को मिला था क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, जबकि डीएनए में P32 देखने को मिला था क्योंकि डीएनए में ये फॉस्फेट होता है। ठीक है। अब इसके बाद इस जीवाणु भोजी का संक्रमण फिर से वैसे ई कोलाई बैक्टीरिया से कराया गया जो रेडियोधर्मी नहीं थे, यानी विकिरण सक्रिय नहीं थे। ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं थे। ये आप रेडियो एक्टिव समझे होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये जीवाणु है, इसमें जब इसका संक्रमण कराया गया तो क्या होता है, प्रोटीन बाहर रह जाता है। देखिए, संक्रमण कराने पे जो प्रोटीन की परत है ये बाहर रह जाती है, जबकि इसके अंदर का डीएनए होता है वो अंदर चला जाता है। देखिए यहाँ पे डीएनए चल गया। अब इस जब कोशिका को देखा गया, यानी इस जीवाणु को देखा गया, तो पता लगा कि यह जो कोशिका है, यानी ये जो जीवाणु है, वह क्या है, वो रेडियो सक्रिय नहीं है, यानी रेडियोधर्मी नहीं है। यानी क्या हुआ था कि इस जीवाणु भोजी से जो प्रोटीन था वो जीवाणु में नहीं गया था। ध्यान दीजिए, जीवाणु भोजी से प्रोटीन उस जीवाणु में नहीं गया था। जबकि दूसरी स्थिति में देखा गया कि जिसके डीएनए में, यहाँ पे डीएनए में ये P32 था, इसको जब जीवाणु संक्रमण कराया गया, ई कोलाई में संक्रमण कराया गया, तो देखा गया कि इसका जो डीएनए है वो प्रवेश किया, और डीएनए प्रवेश करने के बाद कोशिका में वह डीएनए बन गया,
और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और बाद में देखा गया कि उस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ देखने को मिलता है, यानी जो ई कोलाई बैक्टीरिया था वो क्या हो गया था, जो ई कोलाई बैक्टीरिया था वह रेडियोधर्मी हो गया था। इसका मतलब क्या था कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। इसलिए तो जो डीएनए डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो P32 था वह डायरेक्टली चला गया था किसके, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, जबकि अगर प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ होता तो इसको जाना चाहिए था अगले जीवाणु में, जबकि ये नहीं गया, यानी S35 अगले जीवाणु में यानी अगले ई कोलाई बैक्टीरिया में नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अनुवांशिक पदार्थ था ही नहीं। अगर अनुवांशिक पदार्थ होता तो वह अगले कोशिका में चला जाता, जबकि जो यहाँ पे P32 था वह ई कोलाई बैक्टीरिया के अगले पीढ़ी में चला गया था। इसका मतलब ये था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, यानी यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, और इस समय बिल्कुल यह सिद्ध हो गया, साबित हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है क्या क्या, कि हर्षे व चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, तो 1952 में। किस पर किया था, तो ई कोलाई और जीवाणु भोजी को यूज करके अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी अनुवांशिक पदार्थ के खोज की, कि आखिर अनुवांशिक पदार्थ को कैसे खोजा गया और ये दोनों प्रयोग कैसे किया गया था, इसके बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।